नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ मिट्टी की नहीं बल्कि उन भावनाओं की कहानी है जो धरती के सीने में भी धड़कती हैं। इस कहानी का नाम है जब खेत रो पड़े। जब खेत रो पड़े। कहते हैं खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाते, वे उम्मीद उगाते हैं, सपने उगाते हैं और कई बार पूरे परिवार की सांसों को अपने भीतर संभाल कर रखते हैं। हर बीज के साथ किसान अपनी उम्मीद बोता है, हर फसल के साथ अपनी खुशियां काटता है। लेकिन क्या होता है जब आसमान रूठ जाए, जब बादल रास्ता भूल जाए और जब धरती जो हमेशा जीवन देती आई है खुद दर्द से भर जाए। यह कहानी एक किसान रामस्वरूप की है, लेकिन सच कहें तो यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी उम्मीद के सहारे कठिन दिन काटे हों। आज हम चलेंगे एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर आवाज से होती है, जहां मिट्टी की खुशबू घर की पहचान होती है और जहां खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। वहां हर सुबह किसान अपने खेत को प्रणाम करता है, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय साथी से मिलने आया हो। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसी गांव के खेतों ने जैसे बोलना शुरू कर दिया, शब्दों में नहीं बल्कि अपनी सूखी दरारों में, अपनी बेजान मिट्टी में और उन अनकहे आंसुओं में जिन्हें सिर्फ एक किसान समझ सकता था। हवा में एक अजीब सी उदासी घुल गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे चुप थीं और धरती का हर कण किसी गहरे दर्द की कहानी कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जीवन देने वाली मिट्टी पहली बार अपने ही दर्द से टूट गई हो। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको सूखी मिट्टी की गंध महसूस होगी, दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देगी और शायद आपके दिल में भी एक हल्की सी टीस उठेगी। आपको महसूस होगा कि धरती सिर्फ चुपचाप सहती नहीं, वह भी कभी कभी रोती है, बहुत गहराई से, बहुत खामोशी से। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गांव की ओर जहां पहली बार खेत रो पड़े। सूरज अभी क्षितिज के पीछे ही था, लेकिन गांव की सुबह अपनी धीमी आहट के साथ जागने लगी थी। मिट्टी की सौंधी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे रात भर धरती ने अपने भीतर कुछ दबा कर रखा हो और अब वह उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ रही हो। गांव के किनारे बसे छोटे से कच्चे घर में रामस्वरूप की आंख खुली तो उसने आदत के मुताबिक सबसे पहले छत की तरफ देखा। छत के बांसों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी उसे बता रही थी कि एक और दिन शुरू हो चुका है। एक ऐसा दिन जो शायद कल जैसा ही होगा और फिर भी पूरी तरह अलग। उसने बिस्तर से उठकर बाहर कदम रखा तो आंगन में रखे मिट्टी के घड़े पर जमी ओस चमक रही थी। गौरी पहले ही जाग चुकी थी, चूल्हे में लकड़ी सुलग रही थी और उसकी धुएं में वह पुरानी घरेलू गर्माहट थी जो गरीबी में भी घर को घर बनाए रखती है। रामस्वरूप ने बिना कुछ कहे लोटे से पानी लिया, मुंह धोया और दूर खेतों की तरफ देखने लगा। वही खेत जिन्हें उसने अपने पिता के साथ जोता था, जिनमें उसने अपने बच्चों के लिए भविष्य बोया था और जिनकी हर मेड़, हर कोना उसके शरीर की किसी नस की तरह उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन आज उन खेतों को देखकर उसके भीतर एक अजीब सी कसक उठी। दूर से ही उनकी मिट्टी सूखी दिख रही थी, जैसे किसी ने उनकी त्वचा से नमी चुरा ली हो। वह चुपचाप चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसके कदम इतने पुराने थे कि रास्ता भी उन्हें पहचानता था। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े हरिराम ने आवाज दी, रामू, आज फिर जल्दी। रामस्वरूप बस हल्का मुस्कुराया। जवाब देने की ताकत जैसे भीतर नहीं बची थी। खेत पर पहुंचकर उसने झुककर मिट्टी उठाई। वह उसकी उंगलियों के बीच से ऐसे फिसल गई जैसे कोई रिश्ता टूटकर हाथों से निकल जाता है। उसने आंखें बंद कर लीं। याद आया, कभी यही मिट्टी इतनी मुलायम होती थी कि मुट्ठी में भरते ही उसकी खुशबू मन को भर देती थी। आज वही मिट्टी चुप थी, रूखी थी और जाने क्यों उसे लगा कि वह उससे नाराज है। उसने धीरे से कहा, बस एक अच्छी बारिश हो जाए, फिर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हवा ने कोई जवाब नहीं दिया। घर लौटते समय उसके कदम और भारी थे। गौरी ने रोटी और प्याज सामने रख दिए, लेकिन उसने बस आधी रोटी तोड़ी। मोहन पहले से बैठा था, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर वह असंतोष जो युवा उम्र के साथ आता है। उसने अचानक कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। यह वाक्य जैसे घर की मिट्टी की दीवारों से टकराकर लौट आया। गौरी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। रामस्वरूप ने पहले तो समझा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन मोहन की आंखें गंभीर थीं। शहर जाकर क्या करेगा? रामस्वरूप ने धीमे स्वर में पूछा।
कुछ भी, मजदूरी, नौकरी, दुकान, लेकिन यहाँ नहीं रहना। यहाँ क्यों नहीं? रामस्वरूप की आवाज में पहली बार कठोरता आई। मोहन ने गहरी सांस ली, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंतजार है, बारिश का इंतजार, पैसे का इंतजार, अच्छे दिनों का इंतजार, और हर साल वही खाली हाथ। रामस्वरूप ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार अपने बेटे को देख रहा हो। उसे अचानक अपना जवान समय याद आया, जब उसने भी एक बार अपने पिता से यही कहा था कि वह शहर जाना चाहता है। तब उसके पिता ने खेत की मिट्टी उसकी हथेली पर रखकर कहा था, जिस दिन यह मिट्टी तुझे बोझ लगे, समझ लेना कि तेरे भीतर का आदमी मर गया। वही वाक्य आज उसके गले में अटक गया। वह मोहन से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, खेत बोझ नहीं होते बेटा। मोहन ने पलट कर कहा, लेकिन जब खेत पेट नहीं भरते तब वे बोझ लगने लगते हैं। यह सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि दोनों सही हैं और दोनों टूट रहे हैं। उस सुबह रोटी का स्वाद किसी ने नहीं लिया, सिर्फ चुप्पी खाई गई। दिन चढ़ते चढ़ते गांव की चौपाल पर भी वही चर्चा थी। बारिश कब आएगी? कुएं का पानी आधा रह गया था, तालाब की मिट्टी फट चुकी थी। गांव के बूढ़े कहते थे कि उन्होंने ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन सूखे से भी बड़ा डर था कर्ज का। दोपहर में ठाकुर महेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर गांव आया। उसकी आवाज दूर से ही पहचान ली जाती थी, एक ऐसी आवाज जिसमें शक्ति से ज्यादा अहंकार था। वह सीधे रामस्वरूप के घर आया। रामू, उसने ऊंची आवाज में कहा, 2 महीने हो गए, पैसा कब देगा? रामस्वरूप बाहर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, इस बार फसल निकल जाए ठाकुर साहब। ठाकुर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दया नहीं थी। फसल? कौन सी फसल? सूखे खेतों में आसपास खड़े लोग सब सुन रहे थे। रामस्वरूप को लगा जैसे उसकी इज्जत धूप में सूख रही हो। 1 महीना और। उसने हाथ जोड़ दिए। ठाकुर ने घर की तरफ देखा, फिर खेतों की तरफ, और बोला, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो आधा खेत मेरा। यह कहकर वह चला गया, पीछे धूल का गुबार छोड़ता हुआ। गौरी बरामदे में खड़ी सब देख रही थी। उसने पहली बार रामस्वरूप के चेहरे पर वह डर देखा जिसे वह हमेशा छुपा लेता था। रात को उसने पूछा, अगर खेत चला गया तो? रामस्वरूप ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, मैं हार नहीं सकता। लेकिन भीतर एक आवाज कह रही थी, क्या सच में? उसी शाम गांव के मंदिर में बारिश के लिए पूजा रखी गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बच्चे भी थे, बूढ़े भी, और औरतें भी, जो अपने सिर पर पल्लू डाले प्रार्थना कर रही थीं। घंटियों की आवाज, मंत्रों की ध्वनि और लोगों की उम्मीदें हवा में घुल रही थीं। रामस्वरूप भी वहां था, लेकिन उसका ध्यान पूजा में कम और आसमान पर ज्यादा था। बादल कहीं नहीं थे, सिर्फ खाली नीला विस्तार, जैसे किसी ने उम्मीद का रंग भी धो दिया हो। पूजा के बाद बूढ़े पंडित ने कहा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। यह वाक्य गांव वालों को ढाढ़स देने के लिए काफी था, लेकिन रामस्वरूप के भीतर एक कड़वाहट उठी। देर कितनी? उसने पहली बार ईश्वर से शिकायत की। लौटते समय रास्ते में उसने अपने बचपन का दोस्त रघुवीर देखा, जिसने कई साल पहले खेत बेचकर शहर में बसने का फैसला किया था और अब गांव आया था। रघुवीर ने कहा, रामू, अभी भी वक्त है, आधा खेत बेच दे, कुछ पैसा हाथ में आएगा, मोहन को शहर भेज दे, जिंदगी आसान हो जाएगी। रामस्वरूप रुक गया। उसने रघुवीर की आंखों में देखा और कहा, तूने खेत बेचे थे, लेकिन क्या मिट्टी की खुशबू भी बेच दी? रघुवीर चुप हो गया। यह सवाल सिर्फ उससे नहीं, खुद रामस्वरूप से भी था। वह घर लौटा तो देर रात तक नींद नहीं आई। बाहर हवा चल रही थी, कभी कभी उसे लगता जैसे खेत उसे पुकार रहे हों। अगली सुबह वह अकेला खेत में गया। सूरज तेज था और जमीन गर्म। उसने नहर की ओर देखा, जो अब सिर्फ सूखी रेखा बनकर रह गई थी। उसने मेड़ पर बैठकर लंबी सांस ली। अचानक उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी। पूरी सूखी जमीन के बीच वह हरा था, नन्हा, कमजोर, लेकिन जिंदा। रामस्वरूप ने उसे हाथ से छुआ। उसके भीतर कुछ हिला। तू कैसे बचा? उसने जैसे उससे पूछा। उसी क्षण उसे अपने पिता की आवाज याद आई, धरती कभी हार नहीं मानती बेटा, आदमी हार मान लेता है। उसकी आंखें भर आईं। उसने तय किया कि वह अभी नहीं टूटेगा। उसने गांव के दूसरे किसानों से बात करने का मन बनाया। अगर सब मिलकर कुएं को गहरा करें, अगर तालाब की खुदाई करें, अगर थोड़ी थोड़ी बचत जोड़ें, तो शायद कुछ बच सकता है। पहली बार कई दिनों बाद उसके भीतर हल्की सी ऊर्जा लौटी। वह गांव लौटा और शाम तक लोगों से बात करता रहा। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग तैयार हो गए। हरिराम, नंदू, छोटे लाल,
सबने कहा, अगर कोशिश है तो हम साथ हैं। उस रात रामस्वरूप ने गौरी से कहा, अभी उम्मीद बाकी है। गौरी ने उसकी आंखों में देखा। कई दिनों बाद वहां थोड़ी चमक थी, लेकिन जिंदगी अक्सर उम्मीद की परीक्षा वहीं लेती है जहां वह जन्म लेती है। उसी रात मोहन घर नहीं लौटा। देर रात तक इंतजार हुआ। गौरी दरवाजे पर बैठी रही। आधी रात के बाद पड़ोसी ने खबर दी, मोहन बस अड्डे पर देखा गया था, शहर जाने वाली बस में। रामस्वरूप जैसे पत्थर हो गया। बिना कुछ कहे वह दौड़ा, गांव से बाहर तक भागा, लेकिन बस जा चुकी थी। सड़क पर बस की लाल बत्ती दूर अंधेरे में गायब हो रही थी। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके भीतर गुस्सा भी था, दुख भी, और कहीं गहराई में अपराध बोध भी। क्या मैंने उसे मजबूर किया? यह सवाल उसे काट रहा था। घर लौटकर उसने देखा, मोहन की चारपाई खाली थी। उस खालीपन में कितनी आवाजें थीं, उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी शिकायतें। गौरी रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे, ताकि घर की दीवारें न सुन लें। रामस्वरूप पहली बार फूट पड़ा। उसने कहा, मैं खेत बचाने चला था, अपना बेटा खो दिया। उस रात घर में कोई नहीं सोया, सिर्फ समय बीतता रहा। सुबह जब वह फिर खेत की तरफ गया तो उसके कदमों में कोई दिशा नहीं थी। वह बस चल रहा था। खेत पर पहुंचते ही हवा का एक तेज झोंका आया। सूखी मिट्टी उड़ी और उसकी आंखों में चली गई। उसने आंखें बंद की और उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत हार। उसने तुरंत आंखें खोली। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ खेत, पेड़ और दूर तक फैली खामोशी। वह घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुमने कहा? उसने मिट्टी से पूछा। यह पागलपन था, वह जानता था, लेकिन उस पल उसे सच में लगा कि खेत उससे बात कर रहे हैं। उसने दोनों हथेलियां मिट्टी पर रख दी। मिट्टी गर्म थी, लेकिन उसके भीतर धड़कन सी महसूस हुई। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू मिट्टी में समा गए। शायद यह भ्रम था, शायद थकान, लेकिन उसे लगा कि दरारों के बीच कहीं नमी चमकी है। वह देर तक वहीं बैठा रहा। सूरज ऊपर चढ़ गया, लेकिन वह नहीं उठा। उसके लिए वह क्षण प्रार्थना जैसा था। शाम को गांव में खबर फैली कि अगले 2 दिनों में मौसम बदल सकता है। रेडियो पर कहा गया था कि कहीं दूर समुद्र में बादल बने हैं। गांव वालों के चेहरे पर हल्की उम्मीद लौट आई। रामस्वरूप ने भी आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसी क्षण दूर से ठाकुर की मोटरसाइकिल की आवाज फिर सुनाई दी। वह आ रहा था, अपनी मांग के साथ, अपने अधिकार के साथ, और शायद रामस्वरूप की अंतिम परीक्षा लेकर। रामस्वरूप ने अपने खेत की ओर देखा। सूखी मिट्टी, लंबी दरारें, टूटे सपने, और फिर भी कहीं गहराई में एक जिद। उसने अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस किया और मन ही मन कहा, अगर तुमने साथ दिया तो मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। हवा एक बार फिर चली। दूर कहीं बादल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया, इतना छोटा कि कोई और शायद उसे नोटिस भी न करे। लेकिन रामस्वरूप ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक बादल काफी होता है। रात के उस सन्नाटे में खेत की मेड़ पर खड़े दोनों भाइयों के बीच जो खामोशी थी, गांव ने जैसे किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। रात में चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, दूर समुद्र की ओर दोनों की आंखों में जो धुंध, और यह खबर उसे कोई रोशनी साफ नहीं कर सकती थी, जैसे किसी भी मिट्टी को हाथ में लिए बैठा था। हर कोई सुबह कुछ कदम दूर से पहले आसमान की ओर आगे बढ़ना चाहता हो। बच्चे भी खेलते खेलते ऊपर देख लेते हो। बूढ़े चौपाल पर बैठकर हवा की दिशा पर चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आंगन में मोहन ने उसकी तरफ देखे बादलों के लिए तो फिर लड़ाई की शुरुआत क्यों थी? लेकिन जब सूरज निकला तो उसका रंग कुछ सीधा उत्तर नहीं था। आसमान एकदम साफ था। मैंने इतना साफ कि लगता था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर शहर में हर चीज हिस्सों में। रामस्वरूप जब खेत पहुंचा, दुकान, तो उसके कदमों में कल वाली उम्मीद अब भी थी। वहां कोई किसी पर बोझ नहीं, दिल में एक डर भी साथ साथ चल रहा था। मुस्कुराया, लेकिन वह उसने दूर तक नजर दौड़ाई। खेत में से ही पड़े थे। गांव में रिश्ते हिस्सों में नहीं बंटते। उसने मेड़ पर खड़े यहाँ लोग अपने हाथ कमर दुख भी बांट लेते हैं, और धीरे धीरे सुनकर सोहन चुप हो गया। हर कोना जैसे याद आया कि बचपन में जब वह बीमार पड़ता था तो मोहन पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। उसने मोहन जब उसे स्कूल में किसी ने मारा था तो मोहन ने बिना सोचे उसके लिए लड़ाई के खिलौने बनाए। वह जानता था कि उसका भाई गलत नहीं है, लेकिन उसके भीतर आज दूसरा डर भी था। अगर उसने आज अपना हिस्सा नहीं मांगा तो क्या कल वह खुद को कमजोर महसूस करेगा? क्या उसके बच्चे कभी उससे नहीं पूछेंगे कि उनका हक कहाँ है? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया कि अगर आसमान उस रात दोनों भाई बिना जमीन के भीतर वापस नहीं लौटने की कोशिश, लेकिन उनके कदमों की दूरी बता रही थी कि अब उनके रास्ते पहले जैसे नहीं रहे। पुरानी मिट्टी काटनी शुरू की।
अगले कुछ दिन घर में ऐसा माहौल जा रहा था जैसे किसी ने हंसी पर ताला लेकिन कोई रुका नहीं। सावित्री देवी हर सुबह पूजा कर मुस्कुरा रहे और भगवान से सिर्फ एक ही खोदने से पानी निकल आएगा क्या? हे ठाकुर, लेकिन राम मेरे बच्चों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन मन के भीतर वह जानती थी सिर्फ कि अब मामला उनके हाथ से घर में गौरी की बेचैनी पहले की तरह खेतों में जाने के बाद काम घर का हर मजदूर अधूरा लग रहा था। लेकिन उसकी चारपाई वैसे ही काले घेरे उसके तकिए पर सिर का निशान अभी भी लगा था। गौरी बार बार उस कमरे में जाती, चादर ठीक करती, क्योंकि फिर बाहर आ जाती, जैसे वह खुद को समझा रही हो कि बेटा बस अभी लौट आएगा। यही समझ राधा चुपचाप अपनी माँ को देख रही थी। अगर आज पीछे उम्र में छोटी जिंदगी भर पछताओगे, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया, परेशान हो जाता। उसने धीरे से पूछा जैसे वह दो दिशाओं में वापस आएंगे ना। एक तरफ गौरी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसी दौरान गांव के लोग भी अपने तरीके से कहा, बेटे कभी माँ को छोड़कर नहीं जाते का हक है, लेकिन यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई। तो कोई कहता, उसी दोपहर डाक जैसे आवाज हर किसी को नहीं। गाँव में डाक आना वैसे भी बड़ा महंगा होता था। गांव की गलियों में चर्चा बढ़ती, इसलिए गौरी ने लिफाफा लिया, पूछने लगे वह मोहन की लिखावट थी। हाथ कांपते हुए उसने पत्र खोला। सवाल सावित्री, उसमें बस कुछ पंक्तियां थीं। कांटे की तरह चुप जाता, मैं ठीक हूँ, एक शहर पहुंच गया हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। बाबा से कहना कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन लौटकर अभी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, जब कुछ बन जाऊंगा तब लौटूंगा। सुना, आप रोना मत, तुम छोटे। पत्र पढ़ते ही गौरी बैठ गई। दोनों ने राहत भी थी और दर्द किया था। वह जानती थी कि मैंने वह खिलौना तोड़ दिया, लेकिन अब वह दूर, ताकि तुम समझो कि दूर की उसके तो फिर जुड़ उसकी थकान। लेकिन प्यार टूटे कुछ भी माँ की पहुंच में नहीं। शाम को जब रामस्वरूप दोनों बेटे सिर गौरी ने चुपचाप पत्र, लेकिन कभी कभी इंसान दर्द समझता है, फिर भी अपने फैसले से पीछे नहीं। अंत में उसने पत्र को मोड़ा, जेब पंचायत का दिन आ गया। कहा, गांव के पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयां बिछाई गईं। खुद से कहा, बुजुर्ग, पड़ोसी और रिश्तेदार शहर में मोहन की दुनिया। सरपंच गांव से बिल्कुल अलग बैठे थे। बस अड्डे की भीड़, सफेद धुएं की गंध, वर्षों का हॉर्न की आवाज। उन्होंने दोनों भाइयों को चारों तरफ भागते लोग। पहले उसे सब कुछ अनजान और कठोर लगता है। पहले दिन उसने रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर रात बिताई। मैं अपनी दूसरी सुबह वह मजदूर चौक पर खड़ा हो गया, मोहन से जहां हर दिन सैकड़ों लोग काम की उम्मीद में आते थे। शांत स्वर में किसी ने उसे देखा, अगर मेरे भाई को सिर से पैर तक तौला तो मैं उसे रोकूंगा, क्या काम आता है। लेकिन मैं मोहन ने जवाब दिया कि कुछ भी कर हमारे पिता की। यह वही जवाब न थे जो वहां खड़े आधे लोग दे रहे थे। उस दिन उसे काम नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक ठेकेदार उसे निर्माण स्थान पर ले गया। दिलों को दिन भर ईंटें ढोते ढोते उसकी कमारा होना ही है, शाम तो कम से कम हाथ में बांटो। उसने काफी चर्चा के बाद तय हुआ, यह उसके जीवन की पहली शहर की कमाई में बांटी जाएगी। उसे लगा 12 उसने सही फैसला किया को, लेकिन रात को जब वह किसी अनबनी इमारत के कोने में लेटा, बेटे के साथ अचानक गांव की याद आई। यह सुनते ही सावित्री देवी पिता की डांट, उन्होंने राधा की हंसी कहा, और क्या मैं भी अब जमीन का जो अब उसके कपड़ों में नहीं। उनकी बात उसने करवट बदली, लेकिन नींद नहीं आई। लेकिन उसे पहली बार समझ आया कि घर छोड़ना सिर्फ जगह छोड़ना नहीं होता, और उसी वह अपने भीतर का एक हिस्सा पीछे छोड़ देना होता है। उधर गांव में रामस्वरूप और उसके साथियों की मेहनत रंग नहीं ला रही थी। नहर गहरी हो गई थी। बंटवारे के बाद सबसे पहला काम नहीं था। मिट्टी घर के बीचों बीच दीवार खड़ी कराने की स्मृति भी, जिस आंगन में कभी दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाते थे रखा, और वहां अब मजदूर ईंटें लगा रहे थे। शरीर टूट हथौड़े की हर चोट जैसे सावित्री देवी के दिल पर पड़ रही थी। उसके मंदिर के सामने बैठी थी, आंखें बंद खाना लेकर, लेकिन आंसू लगातार बह रहे थे। उसने देखा कि उसके हाथ दीवार को देख रहा था। इतना क्यों? उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रामस्वरूप ने बिना ऊपर देखे कहा, क्योंकि अगर मैं रुक गया था तो सब खत्म हो जाएगा। गौरी ने पहली बार उसके भीतर का डर साफ देखा। उसे लग रहा था सिर्फ खेत खोने का डर नहीं था, और उसकी अपनी पहचान खोने का डर था। वह जानती थी कि अगर खेत चला गया तो रामस्वरूप का कुछ घर सचमुच दो हिस्सों में बढ़ चुका था। उसी शाम ठाकुर महेंद्र सिंह दरवाजे अलग, उसने नहर की खुदाई देखी, यहाँ तक कि पानी का घड़ा भी अलग रख दिया। उसने कहा, कम से कम जब खेत मेरा होगा तो नहर गहरी मिलेगी। उन्होंने सुनकर छोटे घर में एक चूल्हा, लेकिन रामस्वरूप वहां खाना निकला नहीं जाता। उसने ठाकुर की आंखों में देर तक उनके पास अभी खेत मेरा है, लेकिन उन्हें मना नहीं पाया। बस कुछ दिनों की बात, सोहन और वह चला गया, पीछे फिर वही धूल छोड़ते हुए। अब सब रामस्वरूप देर तक उसे जाता देखता रहा। उसके भीतर गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सी लाचारी। उसने कुछ पाया जरूर है। उस रात गांव पर अंधेरा जल्दी उतर आया। दिन गुजरने हवा भारी थी, बंटवारे कहीं बिजली चमकी बाहर, मगर आवाज नहीं आने लगी। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान देखने लगे। बच्चों ने खुश होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। खेत में बारिश की तरह मेहनत करता। गौरी ने आंगन में खाली फसल रखी थी। रामस्वरूप मिट्टी की समझ थी, बिना पलक झपकाए। सोहन ने पहली बूंद गिरी खेत गांव के ही कुछ मजदूरों को ठेके पर से सोख लिया।
फिर कुछ देर तक लौटने की तैयारी कर लोग नाचने लगे। किसी ने ढोल निकाल में नहीं लगा। गांव की औरतें हंसते हुए जाने से पहले बच्चों ने हाथ फैलाकर पानी पकड़ा। सावित्री देवी ने उसे देखा, आंखें भर आई, लेकिन कुछ ने मिट्टी को छुआ। वह ठंडी में बैठ गया और बोला, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। आधे घंटे बाद उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, फिर हवा बदल गई। नाराज नहीं होती, बादल मुड़ गए, बस दुखी आसमान फिर साफ हो गया। सुनकर सोहन रो पड़ा। जितना पानी गिरा था, मैंने गलत किया। मिट्टी की ऊपरी परत देवी ने लंबी सांस लेकर नीचे सब वैसा ही गलत समय बताए। गांव की लेकिन धीरे-धीरे थम गई। जिस दिन तुझे अपने फैसले पर सबसे ज्यादा किसी ने मिठाई दिखाकर उसी दिन अपने भाई की आंखें जरूर देर तक खेत में खड़ा रहा। यह बात उसने हाथ की मिट्टी मसल कर देखा। शहर ऊपर नमी थी, लेकिन अब उसके भीतर शांति उसे लगा जैसे यही उसकी जिंदगी है। और ज्यादा काम में झोंक दिया। नीचे गहरा तय किया कि अगले दिन एक नई मुसीबत आई। बैंक से लेकिन हर शाम जब वह घर पिछले साल का कर्ज भी बाकी था। रामस्वरूप पढ़ा लिखा कम था, इसलिए उसने राधा से पढ़वाया। राधा की आवाज कुछ महीनों बाद शहर में सोहन का व्यापार अचानक डगमगाने नहीं हुआ तो जिस दोस्त के साथ उसने साझेदारी की गौरी ने उसने धोखा दे दिया। ठाकुर अलग का बड़ा नुकसान था। बैंक बढ़ने लगा। रामस्वरूप कुछ देर चुप रहा। उसने घर के गांव में जमीन पुराना संदूक खोला। कुछ पैसा उसमें उसकी माँ के दिए चांदी के सोहन जैसे तिल गौरी की शादी का उसने पहली बार गुस्से में कहा, सिक्के जमीन बेचने की बात मत करना, वह सिर्फ जमीन नहीं है। नहीं, रीना चौंक तुरंत कहा। उसे लगा था कि सोहन अब पूरी तरह बदल चुका है। जब लेकिन भीतर कहीं उसका गांव दरवाजे नहीं बचाते। कई रातों तक सोहन अपने हाथ में कस लिया। उसने हिसाब लगाया नहीं, अगर वह जमीन बेच दे उसका व्यापार बच सकता, उसकी माँ की, लेकिन फिर उसे पिता की आवाज सुनाई देती, लेकिन उसने यह सिर्फ मिट्टी नहीं हमारी पहचान हाथ में रख। अंततः उसने फैसला किया कि वह गाँव जाएगा और मोहन से सलाह महसूस किया। यह फैसला भी सिर्फ जेब खाली क्योंकि बंटवारे के बाद यादें भी शायद भी ठीक से बात की थी। लेकिन कभी-कभी जिंदगी शाम उसी दरवाजे पर वापस खाना लेकर गई जिसे हम छोड़। रामस्वरूप अकेला मेड़ पर बैठा था। जब उसने पिता को इतना चुप कभी नहीं देखा था तो शाम राधा उसके पास बैठ गई। खेतों में धान की खुशबू फैली थी। अगर खेत चले गए तो क्या? मोहन अपने खेत में रामस्वरूप ने बहुत देर बाद जवाब दिया, उसके कपड़े शायद मैं भी नहीं बचूंगा। माथे पर पसीना डर गई, लेकिन चेहरा पहले की तरह शांत